स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने महाजनपद काल वाला चैप्टर आपका पूरा कर लिया था। काफ़ी डिटेल में चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की, सभी क्वेश्चन वहाँ पर हमने कर भी लिए थे। उस चैप्टर की जो PDF है वो हमारी वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है, तो उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर लीजिए और जो अदर सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनकी क्विज़ेज़ वहाँ पर डाली गई हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके अलावा यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, आज की इस क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपका चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। कौन सा है नया चैप्टर? मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य आपका नया चैप्टर है और ये काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एंशिएंट हिस्ट्री में। शुरुआत करेंगे इसकी पहले प्रश्न के साथ। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन है ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के द्वारा। तो देखिए, सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है, यदि हम बात करें पूरा एक साम्राज्य यानी कि एम्पायर, वह किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो उसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। अब देखिए, इसकी पूरी एक कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की भी। आदि कहानी हमने आपको कहाँ पर बताई? जब हम धनानंद की बात कर रहे थे, नंद वंश में। तो देखिए, वहाँ पर हमने बताया था कि चाणक्य उसके दरबार में जाता है मदद के लिए कि तक्षशिला, नालंदा सभी पर आक्रमण हो रहा है और आप इस साम्राज्य के राजा हैं तो उसकी रक्षा कीजिए। लेकिन धनानंद उसे बहुत ही अपमानित कर कर वहाँ से भगा देता है। और निकलते समय चाणक्य जो है वो उसे चेतावनी दे के आता है कि एक दिन तुम्हारी लाश पर ही यहाँ पर एक नया साम्राज्य और एक नया सम्राट खड़ा करूँगा। उसके बाद जब चाणक्य वहाँ से जा रहा होता है तो वो रास्ते में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है। उन खेलते हुए एक बच्चों में एक बच्चा ऊपर बैठा था, जो कहानी है कि एक पहाड़ी की चोटी पर बैठा था और वहाँ बैठकर बाकी के बच्चे चोर और सिपाही बने हुए थे। उनके बीच में वह राजा बनकर न्याय कर रहा था। चाणक्य रुककर उन्हें देखता है और देखता है कि वह जो बच्चा था वो बहुत ही निपुण था इस चीज़ में, वह न्याय कर रहा था बहुत अच्छे तरीके से और उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य उसे 1000 कारशापण जो थे सिक्के, उनमें खरीद लेता है और उसकी अपने साथ उसे तक्षशिला ले जाता है, वहाँ उसको शिक्षा देता है और बाद में उसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य बनाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की थोड़ी सी कहानी है जिसकी हम बात करते हैं। अब देखिए, यदि हम और इसके बारे में चर्चा करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो देखिए सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा, इसे चाणक्य जो था, चाणक्य ने 1000 कारशापण में खरीदा और खरीद कर वह अपने साथ में ले गया। कहाँ ले गया? तो देखिए, शिक्षा कहाँ हुई? यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा होती है कहाँ? तक्षशिला में। कहाँ पर होती है? तक्षशिला में। फिर देखिए, यदि हम आगे बात करें तो यूनानी जो इतिहासकार हैं वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य डायरेक्ट नाम देखने को नहीं मिलता हिस्ट्री में। जो ओरिजिनल हिस्ट्री है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है वो सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस मिलता है। तो देखिए, इसके क्या नाम है? इसके नाम है क्या? सेंड्रोकोटस। जो ग्रीक या यूनानी लोग थे वो इसे सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के नाम से पुकारते थे। और यही नाम, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो है वो आपको मेगास्थनीज की इंडिका में लिखी हुई मिलेगी या फिर प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका में मिलेगी, टॉलमी की एक पुस्तक है ज्योग्राफी उसमें मिलेगी, तो वहाँ पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य नाम नहीं मिलेगा, वहाँ पर सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस नाम ही मिलेगा। फिर देखिए, बाद में क्या होता है, एक क्योंकि हम जो भारतीय लोग थे हम तो अपने धर्म में इतने बिजी रहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं था अपने इतिहास को देखने के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो या वैदिक काल हो या उससे पहले की हड़प्पा सभ्यता हो, इन सभी के बारे में हमें भारतीयों को अंग्रेज़ों ने बताया कि आपका इतिहास ये है, आप यहाँ से निकले हैं। तो
फिर देखिए एक हिस्टोरियन आते हैं विलियम जोन्स। कौन आते हैं? विलियम जोन्स। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स क्या बताते हैं? विलियम जोन्स बताते हैं कि सेंड्रोकोटस जो है वही चंद्रगुप्त मौर्य है। वो पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, सारी किताबों को पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और क्या बताते हैं? सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। वरना उससे पहले भारतीयों को यही ज्ञान नहीं था कि कौन चंद्रगुप्त मौर्य, कौन अशोक, कोई मतलब नहीं था। उनके स्तंभ लगे हुए हैं, हाँ ठीक है, किसी ने बनवा दिया होगा, हम तो अपने धर्म की लड़ाई में लड़ रहे हैं, उसी में हम लोग बिजी थे। और फिर देखिए उसके बाद में जो पूरी कहानी आती है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो क्या होता है? 305 बीसी में सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ इसका विवाद होता है या युद्ध होता है। दोनों में संधि होती है और संधि के दौरान क्या होता है? निकेटर की जो बेटी होती है हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया जाता है। तो देखिए एक और चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे फैक्ट, 305 बीसी में किसके साथ विवाद होता है इसका? सेल्यूकस निकेटर। कौन था सेल्यूकस निकेटर? तो देखिए सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति, यानी अलेक्जेंडर का सेनापति। किस निकेटर से विवाद? सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये था सिकंदर का सेनापति। फिर देखिए आगे यदि हम बात करें दोनों के बीच में क्या होती है? दोनों के बीच में संधि हो जाती है। फिर देखिए यदि हम बात करें विवाह किससे हुआ, तो इसका विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य का किससे? हेलेना से। तो भारत में पहली इंटरनेशनल मैरिज किससे हुई? हेलेना से। अभी काफ़ी हाईलाइटेड था कुछ समय पहले वो एक लप्पू सा सचिन, उससे पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य इसे कर चुका था। देखिए हेलेना कौन थी? तो ये थी निकेटर की बेटी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी। उसने इससे विवाह किया। इसके बाद इसका दूत कौन आया? इसके साथ आया मेगस्थनीज। कौन आया? हेलेना। इसके साथ में एक दूत आता है और उस दूत का नाम था क्या? मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। और इस मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक है मेगस्थनीज की? इंडिका। कौन सी है? तो देखिए याद रखिएगा इंडिका। वैसे आप कई बार इसे पढ़ चुके होंगे, तो यह आपको ऐसे ही नाम याद होगा, जिसमें आपको मौर्य वंश की या चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए और कौन कौन सी पुस्तकों से आपको जानकारी मिलती है। एक और पुस्तक है इंडिका। एक इंडिका तो मेगस्थनीज की है और एक इंडिका और लिखी गई है, वह लिखी गई है किसके द्वारा? एरियन है। एक राइटर है, हिस्टोरियन है एरियन, उसके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक और पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। कौन सी है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, बुक्स के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। नेचुरल हिस्टोरिका। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं प्लिनी। फिर एक है ज्योग्राफी या ज्योग्राफिया। कौन सी पुस्तक है? ज्योग्राफी है या फिर ज्योग्राफिया भी आपको नाम मिलेगा। यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। इसमें भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, लेकिन उसका लेखक का नहीं पता है, अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई है, किसी भी लेखक का नाम नहीं है। वह एक नाविक के द्वारा लिखी गई थी और उसका नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्या नाम है? तो देखिए पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पेरिपल्स
ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसका राइटर अननोन है, इसके बारे में नहीं पता। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, इनका नाम याद रखिएगा जिनसे हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या फिर मौर्य वंश के बारे में। अब देखिए कई अलग अलग मत भी हैं। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार ये शूद्र थे मौर्य, जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार क्षत्रिय थे, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार ये निम्न वर्ण के थे, रोमिल थापर एक हिस्टोरियन हैं उनके अनुसार वैश्य थे, और सर्वाधिक जो मत मान्य है वह है कि ये क्षत्रिय ही थे। अब देखिए इतनी सारी बातें जो आपको बताई हैं इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा या इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहा गया है, देखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। और देखिए यही इसीलिए जो है उसे पहला सम्राट माना जाता है, क्योंकि उसने राजनीतिक रूप से जो है भारत को सर्वप्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने राजनीतिक रूप से भारत को जोड़ा। और ये अपने आप में देखिए आज के नेता भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, उस समय तो ये और भी मुश्किल चीज़ है, लेकिन उस व्यक्ति ने यह कर दिखाया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन है ए गुप्त, बी मौर्य, सी वर्धन या डी कुषाण। तो देखिए इनमें से पूछा है, वरना मौर्य से पहले हम जानते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश या नंद वंश भी आता है, लेकिन इनमें से सबसे पुराना जो वंश है वो है आपका मौर्य वंश। और उसके बाद में आपके बाकी के मौर्योत्तर काल के वंश हैं। यहाँ पर देखिए इन विकल्पों में से मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व या बीसी तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश आया, कुषाणों के बाद गुप्त राजवंश आया और फिर वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर राज किया। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ऑप्शन है आपके पास ए भास, बी शूद्रक, सी विशाख दत्त या ऑप्शन डी अश्वघोष। तो देखिए इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से किसके एक लिखे हुए ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त। विशाख दत्त की एक पुस्तक है, कौन सी? मुद्रा राक्षस। कौन सी है? मुद्रा राक्षस। अभी हम इसकी बात भी कर रहे थे जब आपको बता रहे थे विभिन्न मतों के बारे में। और इसके अनुसार क्या था? इसके अनुसार था कि मौर्य क्या थे? मौर्य निम्न वर्णीय थे, मौर्य निम्न वर्ण के थे। ऐसा आपको विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में मिला है, या तो निम्न वर्ण या फिर देखिए एक शब्द उस वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो शब्द आप एग्जैक्ट याद रखिएगा, और वो शब्द है वृषल। क्या थे? वृषल थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्यों को वृषल किसके द्वारा कहा गया, तो वह कहा गया है विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस में। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है, यानी कि जो छोटे कुल का था। किसमें माना गया है? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। और सर्वाधिक माना गया मत कौन सा है? देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए, यदि कई बार पूछ लिया जाए। सर्वाधिक मान्य मत
कौन सा है, तो वो यही है कि साहब राजा आज तक क्षत्रिय ही होते आए हैं, तो यह भी क्या था, यह भी क्षत्रिय था। लेकिन इस पर आप स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन सर्वाधिक मान्य मत है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए हमने आपको बताया जो यूनानी या ग्रीक राइटर्स थे वे इसे सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहते थे, और सेंड्रोकोटस किसके द्वारा कहा गया? जस्टिन के द्वारा। तो ये नाम याद रखिएगा। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा है, तो वह कहा है जस्टिन ने। और फिर विलियम जोन्स जो थे उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या है, सेंड्रोकोटस है, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो देखिएगा यहाँ पर विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो देखिए यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। फैक्चुअल चीज़ें भी इसके बारे में काफ़ी पूछी जाती हैं, और आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो यही है कि फैक्ट्स को इकट्ठा करके आपके सामने स्टेटमेंट बना दिया जाता है और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, और आपको फिर वहाँ पर लगता है कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, स्टेटमेंट से ही होता है। बस कई बार थोड़े से डीप स्टेटमेंट ले लेता है और कई बार नॉर्मल स्टेटमेंट ले लेता है। तो देखिए यहाँ पर क्या याद रखना है, हमने आपको बताया कि सबसे पहले सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, किसने बताया? विलियम जोन्स ने। फिर देखिए दो व्यक्ति कौन कौन हैं, एक एरियन हैं और एक प्लूटार्क हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? एंड्रोकोटस। जस्टिन ने क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। और उसने उसकी एलेक्जेंडर या सिकंदर के साथ में जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में भी व्याख्या दी है। अगला प्रश्न है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन है ए विलियम जोन्स, बी वी स्मिथ, सी आर के मुखर्जी, या ऑप्शन डी डी आर भंडारकर। तो देखिए सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, गंगाधर ही शक्तिमान है, किसने बताया? यह बताया था विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब ये सारे फैक्ट्स हम आपको ऑलरेडी पहले ही लिखा चुके हैं, तो आपको इन्हें बस रिकॉल करना है। अच्छे से उन फैक्ट्स को देखिएगा, उनसे बाहर कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ हम नहीं लिखा पाए, तो यहाँ आपको वो एक्सप्लेनेशन में या अलग से हम आपको बता देंगे। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो एग्ज़ाम में इन चीज़ों से बाहर चली जाए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ऑप्शन है ए पिलनी, बी जस्टिन, सी स्ट्रेबो, या ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी जस्टिन। जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, और इसी ने अपनी पुस्तक में इन दोनों की भेंट का उल्लेख किया है। अभी ऊपर भी हमने यह प्रश्न में चर्चा की। अगला प्रश्न है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी अशोक के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, या ऑप्शन डी राजा जनक के। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य किसका नाम था? कौटिल्य आपके चाणक्य का ही नाम था। क्या नाम था? कौटिल्य। किसके प्रधानमंत्री थे? तो वह प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। हम सभी जानते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन यह नहीं है। अब देखिए यदि हम बाकी बात करें इसके बारे में, तो सभी जानते हैं कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र। क्या लिखा है? और देखिए ऐसा नहीं था कि अर्थशास्त्र जो है आपके पास प्रारंभ से ही थी। ये मद्रास या कलकत्ता की एक लाइब्रेरी में रखी हुई थी, और वहाँ पर ऐसे ही धूल फाँक रही थी, जैसे कि अधिकतर किताबों पर धूल ही पड़ती है हमारे यहाँ लाइब्रेरियों में तो खासकर। तो वहाँ पर एक विद्यार्थी थे, वे उस काफ़ी किताबों को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा एक शेल्फ में एक बहुत पुरानी सी किताब रखी हुई है, ना कोई उसे देखता है, ना कुछ, बड़ी अजीब सी है दिखने में। उन्होंने उसे निकाला। निकालने के बाद जब वे उसे पलट पलट कर देखने लगे तो पूरी संस्कृत में। फिर उन्होंने उसका अनुवाद किया
और जब अनुवाद किया तब वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह तो अर्थशास्त्र है जिसे कौटिल्य ने लिखा है। फिर धीरे धीरे हिस्ट्री में चीज़ें कनेक्ट की गई और पता चला कि ये जो है चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र है। और किससे संबंधित है अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र जो है राजनीति तंत्र से या राजशासन कैसे होगा उससे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें और देखिए कौटिल्य का असली नाम क्या था, एक फैक्ट ये है भी याद रखना, कौटिल्य का असली नाम, कौटिल्य या चाणक्य का असली नाम होता है क्या? विष्णुगुप्त। यह चीज़ भी एक फैक्ट आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राजशास्त्र के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। और देखिए आपको कई सारी चीज़ें इनके बारे में सुनने को भी मिलेंगी कि जब एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को किसी राजकुमारी से प्रेम हो जाता है और चाणक्य को इसके बारे में पता चलता है तो चाणक्य उनसे मना कर देते हैं कि आप उस राजकुमारी से अब बातचीत नहीं करेंगे। तो इस पर चंद्रगुप्त मौर्य उनसे काफ़ी प्रश्न करते हैं कि आचार्य ऐसा ज़रूरी है क्या कि मैं अगर उससे बात करूंगा तो नहीं बन पाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? काफ़ी सारी वहाँ पर बहस होती है और चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं फिर अंत में, वो चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से कि यदि ये सब सेक्रीफाइस ना करने पड़ते तो अंतर ये होता कि आज हर व्यक्ति भारत का सम्राट होता। तो तुम यदि सम्राट बन रहे हो तो उसका एक कारण है, उसके लिए तुम्हें बहुत सम्राट बनने के लिए आपको क्या करने पड़ते हैं, कई सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ये भी उनके बारे में एक कहानी आपको मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है ए अजय, बी चाणक्य, सी विष्णुगुप्त या डी देवगुप्त। तो देखिए बहुत ही इजी सा है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त। अभी हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही ये बात बताई। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो ऋषि चाणक्य, क्या नाम? ऋषि चड़क, क्या नाम था चाणक्य के पिता का? ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इनकी इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में इसे द्विजर्षभ, श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिल जाएंगी लिखी हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनके बारे में आप एक स्पष्ट रूप से धारणा नहीं दे सकते। लेकिन उन्हें जब अलग अलग हिस्टोरियंस, अलग अलग इतिहासकार पढ़ते हैं तो वे उनके बारे में फिर अपना मत देते हैं और जो सर्वाधिक मान्य मत होता है उसे मान लिया जाता है कि यह मत सही है। तो उसके अनुसार यहाँ पर उत्तर है ऑप्शन नंबर सी और आपको यही याद रखना है। अगला प्रश्न है चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन है ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर या ऑप्शन डी विशाखदत्त। और देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन कभी कभार यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है यहाँ पर ए आर्थिक संबंध, बी शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, सी विदेश नीति, डी धन संचय या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र वो आपके आर्थिक संबंधों पर भी है, वहाँ पर आपको विदेश नीति भी मिलेगी, शासन के सिद्धांत मिलेंगे, धन संचय, मित्रता, युद्ध सभी के बारे में आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर देखिए उसने क्या दिया है, सप्तांग सिद्धांत है। अर्थशास्त्र में क्या है, इसमें है
देखिए इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा, सप्तांग सिद्धांत यहाँ पर चाणक्य देते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वे आपसे कई बार पूछ ली जाती हैं कि पहला सिद्धांत कौन सा था, आठवां कौन सा था, कई बार ऐसे प्रश्न आए भी हैं। तो देखिए इनके अनुसार सबसे पहले आता है किसी भी साम्राज्य में राजा, फिर राजा के बाद होता है अमात्य यानी कि उसका मंत्री, फिर उसके बाद जनपद होती है, उसके बाद चौथे नंबर पर दुर्ग होते हैं, फिर राजा का कोष होता है, फिर राजा दंड भी देता है तो राजा का दंड है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर मित्र होगा। इन सभी की व्याख्या की गई है। तो ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। कई बार ये पूछ लिया जाते हैं कि सातवां कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंस इनका राजा, उसका मंत्री अमात्य, फिर जनपद, उस जनपद में क्या होगा, दुर्ग होगा जैसे पुलिस हेडक्वार्टर हो गया, फिर कोष हो गया, फिर दंड हो गया और फिर मित्र हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कौटिल्य या चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत भी है जो हमने अभी आपको बताया, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। याद रखिएगा, और यही चीज़ आपको हमने ऊपर भी बताई है। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो देखिए इसमें आपको लगभग सभी चीज़ें इस पुस्तक में देखने को मिलती हैं। और कई बार हम कहते भी हैं, जो व्यक्ति राजनीति में निपुण होता है उसके लिए चाणक्य कहते हैं, या कहते हैं कि साहब ये अर्थशास्त्र जो है उसको फॉलो करना चाहिए राजनीति में। तो वहाँ से आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, एक ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, ऑप्शन बी है आत्मकथा, सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, या ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि सप्तांग सिद्धांत इसमें होता है, और उसकी हमने आपसे बात भी की, वह आपको बताया भी कौन कौन से हैं। उनको आप एक जो उनकी क्रम है उसी में याद रखिएगा, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है। अब देखिए यह आपसे पूछ लिया गया यहीं पर जो हम बात कर रहे थे सीक्वेंस की, कि सातवां अंग कौन सा है। ऑप्शन है ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र, या ऑप्शन डी कोष। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं कि जनपद कौन से नंबर पर है, कौन सा कहाँ है। तो देखिए सबसे पहले राजा है, फिर अमात्य है, फिर जनपद है। तो जनपद तो आपका कौन से नंबर पर हो गया, 3 नंबर पर। फिर जनपद में क्या बनता है, दुर्ग बनता है, दुर्ग चौथे पर। दुर्ग में क्या रखते हैं, खजाना या कोष, तो यह 5वें पर। 6वें पर दंड था, यदि खजाने को कोई और हाथ लगा दे सिर्फ, फिर कौन हाथ लगा सकता है, मित्र, तो मित्र आता है 7वें पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मित्र यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए हमने जो सीक्वेंस आपको बताया, ये नहीं कि बस आप उसे बोल बोल कर रट लीजिए, आपको चीज़ें ऐसी डेवलप करनी है जिनसे आपके लिए आसान रहे, वरना अगर आप हर चीज़ को ऐसे ही रटेंगे तो आपको अंत में बहुत कम चीज़ें याद रह जाएंगी। इसलिए आपको इस प्रकार से चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, क्या कहा गया है। देखिए सुहृद या मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। कौन सा अंग है, 7वां। सुहृद या मित्र राज्य के कान हैं। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश
अवश्यम भावी है। ऐसा चंद्रगुप्त के लिए लिखा था किसने, या हम सभी के लिए लिख के गए कौन, चाणक्य अपनी अर्थशास्त्र में। तो देखिए जिन चीज़ों को हम आज सोचते हैं वह व्यक्ति उन चीज़ों को बहुत पहले ही लिख गया था, इतना विद्वान व्यक्ति था। तो यहाँ पर आपको यदि कई बार मेंस वगैरह में यदि पूछा जाए कि क्या व्याख्या की गई है तो वहाँ पर आप ये चीज़ें भी लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है ए आर्थिक जीवन पर, बी राजनीतिक नीतियों पर, ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन पर, या ऑप्शन डी सामाजिक जीवन पर। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियों पर। यदि हम बात करें तो देखिए आपको आर्थिक नीतियाँ मिलेंगी, शासनकाल के सिद्धांत मिलेंगे, विदेश नीति मिलेगी, इत्यादि चीज़ें मिलेंगी, और ये सभी मिलकर क्या बनती हैं, एक राजनीतिक नीति को जन्म देती हैं। तो इसलिए सही उत्तर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन है यहाँ पर ए, केवल पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा सही है। या फिर ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही हैं। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। बहुत ही शानदार और एक काफ़ी अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है। जब आप अर्थशास्त्र को ही वास्तविकता में पढ़ते हैं तब आपको ऐसी चीज़ें पता होंगी, लेकिन यूपीएससी है, कहीं से भी पूछ सकता है, और आरपीएससी उसी की नकल करता है। तो हो सकता है आपको यही क्वेश्चन एज इट इज़ आरपीएससी के किसी पेपर में देखने को मिल जाए। अब देखिए एक एक करके हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं कथनों की। पहला क्या है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। तो यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए मेगस्थनीज जो है वो अपनी इंडिका में दास प्रथा का जन्म का जिक्र नहीं करता, क्योंकि उनके लिए उसका कारण है। मेगस्थनीज कहाँ का था? ग्रीक का था। उनके लिए दास होते थे वो जिन पर जुल्म ढाए जाते थे, हथकड़ियों लगी हैं और कुछ जुल्म ढाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे बहुत ही निम्न स्तर के काम में लगे हुए हैं। लेकिन भारत में दास की परिभाषा अलग थी। दास यानी सेवक, जो आपकी सेवा कर रहा है, आपकी चाकरी कर रहा है। तो इसलिए वो मानता था कि यहाँ दास प्रथा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ दास प्रथा की क्या परिभाषा है ये तो चाणक्य ही जानते थे, और वो उन्होंने लिखी है। तो हमारे यहाँ उस समय दास प्रथा थी, और न्यायिक दंड के अनुसार भी किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता था। ये जो है चाणक्य की अर्थशास्त्र में मिलता है। दूसरा है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तो यह भी आपका सही है। तीसरा है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो यह देखिए आपका गलत है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ पहला और दूसरा ही कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आ जाएं, आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, वरना उसे छोड़कर अगले क्वेश्चन पर जाइए, क्योंकि अब इसके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए जो हो सकता है कभी आए या कभी आए भी ना आगे जाके, उसके लिए आप पूरा अर्थशास्त्र तो पढ़ने नहीं बैठेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। तो देखिए अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65वें प्रकरण में दासकल्प अध्याय है। कौन सा अध्याय है? दासकल्प अध्याय। इसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। दूसरा, स्त्री दास को अपने मालिक के संसर्ग से
संतान प्राप्त होने पर स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था, लेकिन ये प्रावधान नहीं था कि उस बच्चे को जो है उस बच्चे के को पिता का नाम मिल जाएगा जिस वो मालिक से पैदा हुआ है, ये वहाँ पर नहीं था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन है ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, या ऑप्शन डी तिरुवल्लुर का तिरुकुरल। अब देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बाकी की जो जो किताबें हैं इनकी भी हम जैसे जैसे जिस चैप्टर में ये आते जाएंगे वहाँ पर हम इनकी आपसे चर्चा करते जाएंगे, इनके जो फैक्ट्स होंगे वो आपको अच्छे से बता दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? ऑप्शन है आपके पास ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो देखिए डिमेकस जो है वह इंडिया आता है किसके समय में? बिंदुसार के समय में। ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार यहाँ पर सही उत्तर होगा। बिंदुसार कौन था? तो देखिए बिंदुसार था किसका पुत्र? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। इसके पूरे मुंह पर बिंदु बिंदु दाने दाने से थे, क्योंकि बचपन में जहर देकर के इसे मारने की कोशिश की गई थी, उसका रिएक्शन हुआ, पूरे मुंह पर दाने दाने बिंदु बिंदु से बन गए, इसलिए इसका नाम बिंदुसार रखा गया। अब हम इसके बारे में काफ़ी फैक्ट्स आपको बता देते हैं, चर्चा कर लेते हैं, फिर उनको आपको नोट भी करा देंगे। तो देखिए बिंदुसार जो है इसका दूसरा नाम सिंहासेन था, और इतिहासकार जो हैं वो इसे अमित्रघात या अमित्रोचेडस भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये है, इसी के समय पर डिमेकस भारत आया था। और यदि हम बात करें तो जो यूनान का शासक था उससे इसने क्या मांगा था डिमेकस से? तो देखिए उससे इसने क्या मांगा? मीठी शराब मांगी, अंजीर, सूखे मेवे और दार्शनिक मांगे। तो देखिए कई वे लोग हमसे बहुत होशियार हैं, उन्होंने क्या किया? मीठी शराब भेजी, अंजीर भेज दी, सूखे मेवे भेज दिए, लेकिन अपने दार्शनिक, अपने गुरु नहीं भेजे। जबकि भारत में क्या था? बौद्धों का मुख्य केंद्र भारत। वे लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि हम ये किताब ले जाएं। हमारे यहाँ तो हमें हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं थी, ना तब भी ना आज भी। हम कह रहे हैं हाँ ले जा, हमारे किसी काम की नहीं, इसको उठा ले जा। वैसे ही यहाँ पर सड़ भी रही है। तो ये अंतर है उनमें और हम में, और इसीलिए वो हमसे इतने आगे बढ़ गए। और हम तो वे लोग हैं जिन्हें हमारी हिस्ट्री भी अंग्रेज़ों को आके बतानी पड़ी कि तुम्हारी हिस्ट्री ये है, वरना आज तक हम कर्म कांडों में ही लगे हुए होते। फिर देखिए इसके अलावा ये 3 चीज़ें भेजी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे, यह भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके शासनकाल में क्या होता है? तक्षशिला पर 2 बार आक्रमण हुआ, जिसमें एक बार उसका दमन किया किसने? सम्राट अशोक ने, और दूसरी बार सुशील ने। अशोक जो है वह कहाँ था? वो अवंती का गवर्नर बना रखा था बिंदुसार ने, बिंदुसार का बेटा था। तो यह आपको याद रखना है किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में। अब देखिए जो भी फैक्ट्स हमने आपको बताए हैं उन्हें हम आपको अच्छे से यहाँ पर लिखवा भी लेते हैं, जिससे आपको भी याद रहें। तो देखिए बिंदुसार के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बिंदुसार का दूसरा नाम, दूसरे नाम क्या क्या हैं बिंदुसार के? पहला है सिंहासेन, ठीक है, ये जैन साहित्य में इसका नाम आपको सिंहासेन मिलेगा। फिर देखिए एक और नाम था इसका, क्या? अमित्रोघात या अमित्रोचेडस। तो देखिए वह नाम भी याद रखिएगा, क्या था? अमित्रघात या अमित्रोचेडस। ये नाम आपको यूनानी इतिहास में मिलता है, या यूनानी इतिहासकारों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें से आपको ये नाम मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें देखिए इसके बारे में, तो ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। किसको? आजीवक को। इम्पॉर्टेंट है देखिए ये चीज़।
किसको मानता था? आजीवक संप्रदाय को। इसके अलावा इसने यूनान के शासक से 3 चीज़ें मांगी। क्या क्या मांगा? तो देखिए, इसने मीठी शराब मांगी, यूनान के शासक ने भेज दी। फिर इसने कहा कि हमें थोड़ी सी अंजीर भी दे देना। उसने कहा ठीक है, अंजीर भी ले ले जिससे ताकत आए इसमें। तो ठीक है साहब, अंजीर भेज दी। फिर इसने कहा यार सूखे मेवे भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसने कहा ठीक है, सूखे मेवे भी भेज देंगे। फिर इसने कहा कि यार मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मुझे ना दार्शनिक भी चाहिए। उसने कहा सब कुछ मंजूर है, लेकिन अपनी शिक्षा हम किसी और को नहीं देंगे। तो दार्शनिक उसने नहीं भेजे थे, ये आपको याद रखना है। क्या क्या मांगा था? मीठी शराब, अंजीर, सूखे मेवे और दार्शनिक। तो दार्शनिक इसको नहीं भेजे गए थे। फिर यदि हम बात करें तो इसके शासनकाल में तक्षशिला पर 2 बार आक्रमण हुआ। कहाँ पर? तो देखिए, तक्षशिला पर 2 बार आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ। 2 बार में से 1 बार किसने दमन किया? अशोक ने, जो इसका बेटा था, गवर्नर था अवंती का, आगे जाके सम्राट अशोक बनता है। और दूसरी बार किसने दमन किया? दूसरी बार सुशीम ने दमन किया। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। दूसरा नाम क्या था? सिंहासेन, जो जैन साहित्य से मिलता है, और अमित्रघात या अमित्रोचेडस कहते थे, जो कि यूनानी साहित्य से मिलता है। आजीवक संप्रदाय को मानता था। यूनान के शासक से इसने मीठी शराब, अंजीर, सूखे मेवे, दार्शनिक ये सभी मांगे। उसने मीठी शराब दे दी, अंजीर दे दी, सूखे मेवे दे दिए, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे। इसके काल में तक्षशिला पर 2 बार आक्रमण होता है। 1 बार अशोक उसका दमन करता है और दूसरी बार सुशीम उसका दमन करता है। और इसी के शासनकाल में नेपाल में भी विद्रोह हुआ था, जिसका दमन अशोक ने किया था। खस जनजाति के द्वारा वहाँ पर विद्रोह किया गया था। तो यह भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकोटस ने डिमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। तो किसके स्थान पर आया था? मेगस्थनीज के स्थान पर। किसने भेजा था? एंटियोकस ने। कौन? डिमेकस। क्योंकि भाई इसकी माँ जो थी वो वहाँ की थी, तो संबंध तो थे ही, नाना कुछ ना कुछ तो भेजेगा ही। फिर अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अब देखिए, यह एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर: ए बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका में, बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, सी पणिनि की अष्टाध्यायी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पतंजलि के महाभाष्य में। तो देखिए, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका में आपको यह जानकारी मिलती है कि जो अशोक था, जो अवंती महाजनपद को जीतता है, और उसके बाद उसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार जो था वह क्या बना देता है? बिंदुसार उसे बना देता है अवंती का गवर्नर। और यही अशोक था जिसने नेपाल की खस जनजाति का विद्रोह दबाया था बिंदुसार के शासनकाल में। तो देखिए, एक चीज़ और लिख लीजिए, ऊपर वो नहीं आ पाई थी, यहाँ पर लिख लीजिए। नेपाल में खस जनजाति, अभी अभी वहाँ पर जैन जी रिवोल्ट हुआ है, तो उस समय की जो जैन जी थे वो कौन थे? खस जनजाति। उन्होंने विद्रोह किया नेपाल में, उसका भी दमन किसने किया? अशोक ने। जाति के विद्रोह का दमन कौन करता है? अशोक करता है बिंदुसार के शासनकाल में। अब देखिए, यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावधान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में
अशोक अवंती या उज्जैनी का उपराजा था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। ये तो हम आपको महाजनपद वाला जो आपका चैप्टर था उसमें बता ही चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये तो सभी जानते होंगे, वहाँ पर यदि एग्जाम में आ भी जाएगा स्टेटमेंट के रूप में कि अवंती को किसने जीता था बिंदुसार के समय, तो सभी आंसर कर देंगे सम्राट अशोक ने। लेकिन यदि अगला ही वहाँ पर स्टेटमेंट यह हुआ कि यह आपको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो यह जानकारी मिलती है बुद्ध घोष की समंत पासादिका से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। अब ऐसी ही चीज़ें हैं जो आपसे आजकल पूछी जा रही हैं, तो देखिए PYQs जो हैं या उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कई जगह ये भी होता है कि सीधे क्वेश्चन का आंसर टिक करवाया आगे बढ़े, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ है हमें पता है, जो नॉलेज हमें है वो हम बताएं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर हैं वो भी आपको बताई जाएं, अच्छे से समझाई जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन है ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, या ऑप्शन डी मिट्टी का। तो देखिए ये क्या है, मौर्य काल की जो स्थापत्य कला है उससे पूछा गया एक क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है ये सभी आपके लिए। तो देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो किसका बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था। और जो बुलंदी बाग है वहाँ से भी आपको लकड़ी के बने हुए महलों के ही साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा ये सभी महल उस समय लगभग किसके थे, लकड़ी के बनते थे। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए बिहार में पटना पाटलिपुत्र में स्थित बुलंदी बाग अभी अभी आपके सामने नाम लिया, एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर को जाता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रासाद के अवशेष मिले हैं, और ये दोनों ही किसके बने हैं, लकड़ी के बने हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि उस समय जो है लकड़ी के ही, और राजप्रासाद यानी रॉयल पैलेस जहाँ पर राजा रहा करता था, तो वो अवशेष हैं जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य किसी समय रहा करता था, और ये अवशेष आपको मिले हैं। किसके बने हैं, लकड़ी के। ये हम बात करेंगे जब मौर्यकालीन कला की हम बात करते हैं, महल, स्तूप, स्तंभ, गुफा, इनकी बात करते हैं। जैसे जैसे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते जाएंगे वो चीज़ें हम आपको बताते जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आपके पास ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कपिलवस्तु, या ऑप्शन डी श्रावस्ती। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। कहाँ के मिलते हैं, पाटलिपुत्र के। अभी हमने यहाँ पर चर्चा की कौन से दो स्थान, बुलंदी बाग और कुम्हरार, दोनों से लकड़ी के महलों के अवशेष आपको प्राप्त हुए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। ऑप्शन है ए कपिलवस्तु का, बी पाटलिपुत्र का, ऑप्शन सी दिया गया है श्रावस्ती का, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी का। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र का। भी हमने चर्चा करी आपकी बुलंदी बाग और कुम्हरार के महलों की, लकड़ी के बने हुए थे, और ये आपको इनकी जानकारी मिलती है, और यहीं से आपको मौर्य काल की कला के बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अभी जब स्तूपों की बारे में आएगा तब हम स्तूपों पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से थे, कब कब बने। सबसे पहला, सबसे पुराना जो कि बौद्ध धर्म में भी आया, तब हमने आपसे कहा था कि मौर्य काल में राजाओं के समय पर हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको अच्छे से याद रहे कौन सा किस शासक के समय में बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, यानी कि किसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। अब यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए सम्राट अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी बिंदुसार ने, या ऑप्शन डी कुणाल ने। तो देखिए यहाँ पर कई लोग जो हैं वे सीधे उत्तर करते हैं ऑप्शन नंबर ए अशोक, और ये उनका उत्तर हो जाता है
गलत। यदि आपने चीज़ें ध्यान से पढ़ी हैं, अच्छे से पढ़ी हैं, तो आपको पता हो चलेगा कि दक्कन विजय या फिर दक्षिण भारत की जो विजय है वह मौर्य शासकों में की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि साहब अशोक के कई सारे अभिलेख हमें दक्षिण भारत में मिलते हैं, लेकिन विजय जो है जो कि विजय बताई जाती है कि विजय जहाँ पर लिखित है कि साहब ये दक्षिण भारत में विजय प्राप्त हुई, तो वो सिर्फ कलिंग में मिलती है अशोक की, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की आपको लगभग पूरे दक्षिण भारत में विजय देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं काफ़ी विस्तार से। देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साहित्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो हमने आपसे कही कि उसके आधार पर आप इसे कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये गलत हो, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय किसे देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। तो यह आपको याद रखना है। बिंदुसार ने भी दक्षिण भारत के लिए अभियान चलाया था, लेकिन उसके बारे में स्पष्टतः कोई भी जानकारी वहाँ पर नहीं मिलती है कि विजयी हुआ, पराजयी हुआ, तो वो जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन है ए हर्ष ने, बी स्कंदगुप्त ने, सी विक्रमादित्य ने, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो देखिए, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक था जिसने, हमने आपको शुरुआत में ही बताया, जो ब्रिटिश इंडिया था, आप सोचिए लगभग पूरे भारत पर राज करते थे अंग्रेज, 60% भारत पर, और चंद्रगुप्त मौर्य उससे भी ज़्यादा भारत पर राज्य करता था, ईरान की सीमा तक राज्य किया करता था। तो सोच के देखिए, वो व्यक्ति था जिसने सब कुछ जीत लिया था, अफगानिस्तान, ईरान, आगे तक का पूरा। अब यहाँ पर देखिएगा, तो राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। रुद्रदामन के अभिलेख से क्या पता चलता है कि पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार हो गया था। इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखिए, अब यदि एग्जामिनर को पूछना होगा कि किस अभिलेख से आपको या किस सूत्र से ऐसी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी भारत पर अधिकार था, तो वो रुद्रदामन के अभिलेख से। आगे देखिए, जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। कौन सा ग्रंथ था उसकी हमने अभी बात करी, जहां अशोक ने अवंती पर अधिकार किया था, उसके बारे में जिक्र किया गया है। आगे देखिए, उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंद कुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक था, तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। तो लगभग पूरा भारत और उससे आगे का क्षेत्र भी किसके अंडर में था? चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था। अब देखिए, यहाँ पर मृत्यु का जिक्र किया गया है, और स्टार्टिंग में जो हमने फैक्ट्स किए वहाँ पर हमने मृत्यु के बारे में नहीं लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार हुई। तो वो हम वैसे आपको बता चुके हैं अध्याय में, एक चैप्टर में पहले ही। लेकिन याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर होती है? देखिए, ये भी एक फैक्ट है, लिख लीजिए, कई बार पूछ लेता है या हो सकता है कथन में मिल जाए। मृत्यु होती है चंद्रगुप्त मौर्य की श्रावणबेलगोला में। कहाँ? श्रावणबेलगोला में इसकी मृत्यु होती है। किसके द्वारा? ये सल्लेखना या संथारा ले लेता है, संथारा या सल्लेखना। अब ये किस धर्म का था हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। किसके साथ जाता है? तो यह जाता है भद्रबाहु के साथ। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि किस धर्म से संबंधित है, यदि आपने हमारी पहले की क्लासेस ली हैं। देखिए, भद्रबाहु के साथ, ये भी एक फैक्ट आप ऐड कर लीजिएगा, जहाँ पर हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अगला प्रश्न है
अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है। तो देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे ये फैक्ट आपको बताते हुए, और प्रश्न पूछ भी लिया गया है। ऑप्शन है ए कलिंग शिलालेख। आगे देखते हैं ऑप्शन बी अशोक का गिरनार शिलालेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, या ऑप्शन डी अशोक का सोपारा शिलालेख। तो देखिए जहाँ से आपको यह जानकारी मिलती है कि पश्चिम भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चलता था, वह है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, यह आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर यह अभिलेख क्या था, क्या जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिएगा 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। देखिए इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है, क्योंकि यदि एग्जामिनर और टफ करना चाहेगा क्वेश्चन को, आपको और ज़्यादा परेशान करना चाहेगा, तो वह क्या करेगा, वह यहाँ पर आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लिखित है, और वहाँ पर एक ऑप्शन होगा पुष्यगुप्त, वही आपका सही उत्तर होगा। यह क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था या राज्यपाल था गुजरात के लिए, और यहाँ पर सिंचाई के लिए बांध निर्माण का उल्लेख आपको मिलता है। तो यह भी याद रखिएगा कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आखिरकार क्या चीज़ आपको एग्जैक्टली लिखी हुई मिलती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। ऑप्शन है ए ग्रीक विवरणों से, बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, सी जैन परंपरा से, या ऑप्शन डी अशोक के स्तंभलेख द्वितीय से। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से किसका नाम मिलता है, पुष्यगुप्त का, जो कि क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, और उसने यहाँ पर सिंचाई के लिए बांध बनवाए थे। तो यह चीज़ याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने हराया था। ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त ने, बी अशोक ने, सी बिंदुसार ने, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त ने। तो हम देखिए शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करता है और उसे हरा देता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कब, तो देखिए 305 ईस्वी पूर्व या बीसी में, और फिर अपनी बेटी हेलेना की शादी करवा देता है किससे, तो चंद्रगुप्त मौर्य से। और ये जानकारी स्ट्रेबो और एपियानस, दो वहाँ पर जो लोग थे उनके द्वारा दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था, जो कि हम आपको अभी यहाँ पर बता भी रहे थे। तो अब यह आपको अच्छे से स्पष्ट भी हो गया होगा। अब अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 317 ईसा पूर्व, बी 315 ईसा पूर्व, सी 305 ईसा पूर्व, या ऑप्शन नंबर डी 300 ईसा पूर्व। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 305 ईसा पूर्व में। उसके बाद अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से भी करवा दी थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए दिया गया मानचित्र संबंधित है। ऑप्शन है ए कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, बी समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, सी अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में, या ऑप्शन डी हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यूपीएससी में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हो सकता है आरपीएससी भी इन्हें उठा करके आपको दे दे। तो देखिए आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा से भी आगे तक का साम्राज्य है, यानी कि कौन सा साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य। और यह उत्तर हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शासनकाल
का जो अंतिम समय है देखिएगा यहाँ पर दक्षिण भारत भी जीता हुआ है, उत्तर भारत भी, पूर्वी पूरा भारत और पश्चिमी भारत, सभी दिशाओं में इनका शासन है। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। यह चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, जो जो शिलालेख हैं, जो जो अभिलेख हैं अशोक के, उनके बारे में हम जैसे जैसे उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा डिटेल में चर्चा आपके साथ में करते हुए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो देखिए, यह भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है यहाँ पर ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह या ऑप्शन डी शिवाजी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए अशोक। अब देखिए, कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग भी होगा कि अशोक कैसे हो सकता है, लेकिन यह सत्य है। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना करी थी अशोक ने। जिसने क्या दिया था? जिसने धम्म का सिद्धांत दिया था, जो कि क्या था? एक सदाचार का धर्म हुआ करता था, जो कि मोरल राइट्स थे या फिर कह सकते हैं नियम थे कि जिनकी पालना नैतिकता के आधार पर आपको करनी ही होती थी। अब देखिए, यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था। ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। तो देखिए, यदि आप मेंस में हो और वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए 2 नंबर में कि अशोक के धम्म के बारे में आप क्या समझते हैं बताइए, या फिर हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए, तो वहाँ पर आपको ये जो डेफिनेशन दी गई है ये काम आएगी कि ये ऐसे नियम थे जो किसी संप्रदाय के लिए नहीं थे, ना किसी धर्म के लिए थे, लेकिन मानव कल्याण के लिए बनाए गए थे। और इनके बेसिस क्या था या इनका आयाम क्या था? सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा। इसके क्या थे? त्रिविध आयाम थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है आपके पास ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका या ऑप्शन नंबर डी कलिंग। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। और ये इम्पोर्टेंट भी है। वैसे तो यदि आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आप कर लेंगे, और यदि नहीं है, फैक्चुअल रूप में आप करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, श्रीलंका में अशोक के साम्राज्य का विस्तार नहीं था। अब देखिए, यहाँ पर हम इसकी यदि चर्चा करें तो यहाँ क्या कहा गया है उसकी बात भी कर लेते हैं। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है और वहाँ पर अशोक का साम्राज्य नहीं था या उसने विस्तार नहीं किया था। अब देखिए, कौन से शिलालेख किससे संबंधित है, क्या बात किस शिलालेख में कही गई है, ये हम चर्चा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे शिलालेख के वहाँ पर आपके साथ आराम से करेंगे, डिटेल में करेंगे, तो इसलिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन है ए तृतीय मुख्य शिलालेख में, ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख में, तीसरा सी नवा मुख्य शिलालेख में या ऑप्शन डी प्रथम स्तंभ अभिलेख में। तो देखिए, यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण जो भारतीय राज्य थे उनका उल्लेख हुआ है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन सा? शिलालेख हैं, फिर स्तंभ लेख हैं और गुहालेख हैं। अशोक के द्वितीय वृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का आपको उल्लेख देखने को मिलता है। तो अशोक के बारे में देखिए, जो उसके शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।
क्योंकि अधिकतर इतिहास की जानकारी आपको वहीं से मिलती है और आगे के भी जो राजा हैं वो फिर उसी को कॉपी करना चालू कर देते हैं। जैसे शिलालेख हैं, वृहत हैं और कुछ लघु शिलालेख हैं। वृहत लेख कितने हैं? 14 हैं और 8 स्थानों से मिले हैं, अलग अलग हैं। लघु शिलालेख हैं 4, फिर इसके अलावा लघु शिलालेख हैं 7, फिर आपको स्तंभ लेख मिलते हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, फिर आपके पास अलग अलग अभिलेख भी मिलते हैं। तो देखिए वो जैसे जैसे आएंगे वहाँ हम उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक साथ उन सभी को देख भी नहीं पाएंगे, तभी उन्हें एक साथ देखेंगे या जहाँ जहाँ आते जाएंगे जिससे आपको चीज़ें स्पष्ट होती जाएं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। ऑप्शन है आपके पास, ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी भगवान महावीर ने, या ऑप्शन डी धन्वंतरी ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। तो देखिए सम्राट अशोक वो व्यक्ति था जिसने भारत का पहला हॉस्पिटल और औषधि भाग का निर्माण करवाया था। कैसे याद रखिएगा? तो देखिए इसको इस प्रकार से याद रखें कि यही तो वो आदमी था जिसने सबसे ज़्यादा मार मारी थी लोगों में कलिंग में, और फिर जब देखा कि यार ज़्यादा लोग टूट फूट गए तो इनका तो इलाज करवाना पड़ेगा, तो फिर खुद ने ही एक हॉस्पिटल खुलवा दिया। ऐसा याद करने के लिए आप रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। वो बात अलग है कि हम युद्ध को बहुत कुछ मान लेते हैं, जितना एक धम्म विजेता एवं लोक परोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वर्ण संपूर्ण प्राणी जगत की प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था, इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे देखेंगे कि कौन से शिलालेख में ये जानकारी मिलती है। अशोक ने लोक हित के लिए छायादार वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएं बनवाईं, कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल या औषधालय एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया। तो देखिए एक ऐसा शासक जिसे सिर्फ हम कलिंग युद्ध उसके लिए जानते हैं और कहते हैं साहब अशोक महान सम्राट था, तो वो महान सम्राट जो है वह सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था। कलिंग में वह जैसे भी लड़ा वो उसका राजधर्म था, युद्ध धर्म था, उसके लिए वो लड़ा, लेकिन जो उसका राजधर्म था अपनी प्रजा के लिए वो भी उसने बखूबी निभाया। उसने कई परोपकारी कार्य किए, जैसे क्या क्या थे, पशु पक्षियों की बलि पर उसने प्रतिबंध लगवाया। दूसरा, उसने वृक्ष लगवाए लोगों के लिए, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए, नहरें, बांध, ये सभी चीज़ें अशोक के शासनकाल की हैं जिनके आपको आज साक्ष्य मिलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है ए तीर्थ यात्रा, बी मोक्ष में विश्वास, सी देवनाम प्रिय की उपाधि, या ऑप्शन डी पशु चिकित्सालय खोलना। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, देवनाम प्रिय की उपाधि जो है किसकी थी, जब वो सिंहासन पर बैठता है तो देवनाम प्रिय की उपाधि लेता है, यानी कि जो देवताओं का प्रिय हो। तो देखिए देवनाम प्रिय का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा था तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। और सिर्फ एक ही अभिलेख है जो हमने आपको राजस्थान हिस्ट्री में भी पढ़ाया जिससे आपको अशोक नाम मिलता है, वरना देवनाम प्रिय ही नाम आपको अशोक का देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं अशोक के बारे में। तो देखिए बौद्ध साहित्य जो है वो ऐसा कहता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठा था और 4 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा अपने भाइयों के साथ। राजा बनने से पहले वह क्या था, अवंती का गवर्नर था। अशोक की यदि हम बात करें तो देखिए अशोक के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अशोक सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था, तो देखिए इसकी माता का नाम था भीमा या सुभद्रांगी। क्या था, तो माता का नाम भीमा था या
क्या था? सुभद्रांगी। कई बार इस प्रकार की चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। पत्नियां देखिए इसके चार पत्नी थी। कौन कौन सी? एक तो देवी थी। देखिए पत्नियों के यदि आप नाम याद रखें सम्राट अशोक की के, तो कौन कौन सी थी? पहली थी देवी। देवी कौन थी? जो कि इसके पुत्र थे महेंद्र, और पुत्री थी संघमित्रा, जो श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म जिन्होंने फैलाया। फिर दूसरी थी कारुआ की। कौन सी थी दूसरी? कारुआ की। फिर देखिए आगे एक थी कौन सी? पद्मावती, जिसका पुत्र कुणाल था। कौन सी थी? पद्मावती। फिर एक और पत्नी थी सम्राट अशोक की। कौन सी? तिस्यरक्षा। कौन सी थी? तिस्यरक्षा। यह जो पत्नी थी तिस्यरक्षा, इसने क्या किया? पद्मावती का जो बेटा था कुणाल, उसकी आंखें फड़वा दी, और सम्राट अशोक को बड़ा गुस्सा आया तो उसने तिस्यरक्षा को जिंदा जलवा दिया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं सम्राट अशोक से संबंधित, ये हम आपको अगली क्लास में अच्छे से बताएंगे शुरुआत में ही, जिससे आपको फिर आसानी रहे और आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलें। तो इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम करेंगे इससे अगली क्लास में, और ये आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो 3 से 4 क्लासों में कवर होगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर लीजिए और क्विज़ेस को अटेम्प्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ।